सोचिए, भारत के सबसे ठंडे और ऊंचे इलाकों में से एक लद्दाख, जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बैनर उठाकर नारे लगा रहे हैं। उनकी आवाज साफ है, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारी पहचान चाहिए। सरकार एक तरफ इन मांगों को दबाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ लोग और तेजी से सड़कों पर उतर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों कुछ नेता लोगों की आवाज को दबाकर भी सत्ता पर टिके रहते हैं, जबकि कुछ जगहों पर जनता की छोटी सी नाराजगी भी सरकार गिरा देती है? यही रहस्य खोलती है एक मशहूर किताब, द लॉजिक ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल। ये किताब बताती है कि नेता किस तरह अपने समर्थकों और सत्ता के खेल को इस्तेमाल करके अपनी कुर्सी बचाते हैं, चाहे जनता खुश हो या नाराज। आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इसकी बातें सीधे सीधे लद्दाख की मौजूदा स्थिति से जुड़ती है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि राजनीति में असली खेल चलता कैसे है। चैप्टर 1, रेनिंग इन द प्रिंस। ताकत का नशा सबसे खतरनाक होता है। सोचिए, एक राजा या नेता जिसके पास पूरी सत्ता है, वो क्यों चाहेगा कि उसकी ताकत पर कोई रोक टोक हो? लेकिन इतिहास बार बार हमें दिखाता है कि जब किसी को बेपनाह ताकत मिलती है तो उसके फैसले अक्सर अपने फायदे के लिए होते हैं, जनता के लिए नहीं। किताब के पहले चैप्टर में यही सवाल उठता है, नेताओं को कंट्रोल में कैसे रखा जाए और क्यों रखा जाए। नेता की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? सत्ता खोने का डर। अगर किसी राजा या नेता को यह डर ही न हो तो वो मनमानी करेगा, लेकिन अगर उसे लगे कि कल को उसे हटाया जा सकता है तो वो अपनी हर चाल सोच समझ कर चलेगा। यही वजह है कि दुनिया भर में अलग अलग सिस्टम बने। कहीं जनता को थोड़ी शक्ति दी गई, कहीं संस्थाएं बनाई गई ताकि नेता पर नजर रखी जा सके। मगर ये सब सुनने में आसान लगता है, असलियत में कितना मुश्किल है ये हमें आज के हालात में भी दिखता है। जरा लद्दाख की तरफ नजर डालिए। वहां लोग अपने हक और पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार पूरी तरह से बेपरवाह हो जाए और जनता की आवाज को पूरी तरह दबा दे तो फिर वहां का गुस्सा किस हद तक बढ़ सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। नेता जानता है कि अगर उसने जनता की आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया तो उसकी कुर्सी डगमगा सकती है। यही डर असल में उस पर लगाम लगाने का काम करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेता किसको ज्यादा महत्व देगा, पूरी जनता को या सिर्फ उन लोगों को जिनके भरोसे वो सत्ता में टिका हुआ है? यही सोचते सोचते हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 2, द थ्योरी, डेफिनेशंस एंड इंट्यूशन। अब जरा इस खेल के नियमों को समझिए। किसी भी नेता के चारों ओर दो तरह के लोग होते हैं। पहला बड़ा समूह, यानी वो लोग जो किसी न किसी तरीके से नेता को चुनते हैं या जिनकी आवाज मायने रखती है। इसे किताब की भाषा में सिलेक्टोरेट कहा गया है। और दूसरा, एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण समूह, वो लोग जिनके बिना नेता टिक ही नहीं सकता। ये है विनिंग कॉलिशन। मान लीजिए एक राजा है जिसके पास सेना, कुछ बड़े व्यापारी और धार्मिक नेता साथ है। ये उसका विनिंग कॉलिशन है। जब तक ये लोग उसके साथ है, राजा आराम से राज करता रहेगा। बाकी आम जनता उसकी नजर में उतनी अहम नहीं, क्योंकि उनकी नाराजगी उसकी गद्दी नहीं हिला सकती। इसलिए राजा इन चुनिंदा लोगों को खुश रखने में जुटा रहता है, उन्हें जमीन बांटना, दौलत देना, बड़े पद देना। अब दूसरी तरफ सोचिए लोकतंत्र की। यहां विनिंग कॉलिशन बहुत बड़ा होता है, लाखों करोड़ों वोटर। अब एक नेता के लिए यह संभव नहीं कि वो हर वोटर को अलग अलग फायदा दे। इसलिए वो ऐसी नीतियां बनाता है जिनसे ज्यादातर लोगों को कुछ न कुछ फायदा मिले, जैसे सड़कें, बिजली, शिक्षा, अस्पताल। ये पब्लिक गुड्स है जो सबके काम आते हैं। यहीं से असली फर्क शुरू होता है। छोटे कॉलिशन वाले सिस्टम में जनता अक्सर परेशान रहती है, क्योंकि नेता की प्राथमिकता कुछ ही लोगों को खुश रखना होती है। वही बड़े कॉलिशन वाले सिस्टम में जनता की आवाज कहीं ज्यादा मायने रखती है।
लेकिन ये सब सिर्फ किताब की थ्योरी नहीं है, असल जिंदगी में भी बार बार दिखता है, जैसे अभी लद्दाख में हो रहा है। अगर वहां के लोगों की मांगों को अनदेखा किया गया तो सरकार मान सकती है कि उसके छोटे से कोलिशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गुस्सा बढ़ता गया और ज्यादा लोग इसमें शामिल होते गए तो विनिंग कोलिशन का साइज भी बदल सकता है। और यही वो पल होता है जब नेता को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि जब नेता के सामने ये चुनाव आता है, निजी फायदे बांटने का या जनता के लिए कुछ करने का, तो वो किस तरफ झुकता है? यही समझने के लिए हमें आगे देखना होगा। चैप्टर 3, अ मॉडल ऑफ द सिलेक्टोरेट थ्योरी। अब तक हमने समझा कि नेता किन किन लोगों पर टिके रहते हैं और किसे खुश करना उनकी मजबूरी है। लेकिन अब तीसरे चैप्टर में ये खेल और साफ होता है। यहां किताब एक मॉडल पेश करती है जिसे सिलेक्टोरेट थ्योरी कहा जाता है। जरा सोचिए, एक नेता के पास सीमित संसाधन है, पैसा, जमीन, पावर। अब उसे यह तय करना है कि इन्हें कहां खर्च करे। अगर उसका विनिंग कोलिशन छोटा है तो वो आराम से इन संसाधनों को उसी छोटे ग्रुप पर लुटा सकता है। जैसे तानाशाह अपने करीबियों को महल, गाड़ियां, कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। जनता भूखी प्यासी रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर विनिंग कोलिशन बड़ा है तो नेता के पास ये विकल्प ही नहीं बचता कि सबको अलग अलग फायदा दे सके। तब उसे मजबूरी में पब्लिक गुड्स बनाने पड़ते हैं, जैसे स्कूल, सड़कें, अस्पताल। ये सब ऐसे फायदे हैं जो एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। असल सवाल यहां खड़ा होता है, क्या नेता लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए अपने लोगों को सिर्फ छोटे फायदे देता रहेगा, या वो ऐसा सिस्टम बनाएगा जिसमें जनता को भी लगे कि उसे कुछ मिल रहा है? इस मॉडल से एक बात साफ है, सिस्टम ही तय करता है कि नेता जनता के लिए काम करेगा या सिर्फ अपने करीबी लोगों के लिए। आप देखिए, लद्दाख का मामला भी इसी से जुड़ता है। अगर सरकार को लगे कि वहां के कुछ गिने चुने समर्थक ही काफी हैं, तो वो पब्लिक की मांगों को दबाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर वहां की मांग पूरे देश भर में गूंजने लगे, कोलिशन बड़ा हो जाए, तो सरकार का रवैया बदलना पड़ेगा। यही वो बारीक खेल है जहां सत्ता बचाने की मजबूरी नीतियों को बदलने पर मजबूर करती है। पर असली पेच यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अब सवाल उठता है, जब नेता को यह चुनाव करना पड़ता है कि देश को तरक्की की तरफ ले जाए या सिर्फ अपनी तिजोरी भर ले, तो वो किस रास्ते पर चलता है? चैप्टर 4, इंस्टीट्यूशंस फॉर क्लेप्टोक्रेसी और ग्रोथ। चौथे चैप्टर में किताब सबसे कड़वा सच खोलती है। सत्ता से जुड़ी संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस तय करती है कि कोई देश तरक्की करेगा या बर्बादी की तरफ जाएगा। क्लेप्टोक्रेसी यानी वो सिस्टम जहां नेता और उसका छोटा ग्रुप देश के संसाधन चूस कर अपनी जेब भरते हैं। ऐसे सिस्टम में जनता को विकास का नाम लेकर धोखा दिया जाता है, लेकिन असली फायदा सिर्फ चंद लोगों को मिलता है। अफ्रीका और एशिया के कई देशों में लंबे समय तक ऐसे ही तानाशाह राज करते रहे। उन्होंने स्कूल या अस्पताल बनाने के बजाय अपनी हवेलियां और विदेशी अकाउंट भरे। अब इसके उलट ग्रोथ वाला सिस्टम देखिए, जहां इंस्टीट्यूशंस इस तरह बने हो कि नेता को लंबे समय तक टिके रहने के लिए जनता को फायदा पहुंचाना पड़े। लोकतंत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां जनता की नाराजगी सीधे नेता की कुर्सी हिला देती है। इसलिए नेता को मजबूरन ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ती है जिससे ज्यादातर लोगों को फायदा मिले। लेकिन असली खेल इतना आसान नहीं। कई बार नेता दिखावे के लिए पब्लिक गुड्स बनाते हैं, मगर पीछे से अपने कोलिशन को प्राइवेट गुड्स भी देते रहते हैं। जैसे कोई सरकार जनता को मुफ्त योजनाएं देती है, लेकिन उसी के साथ अपने करीबियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट बांट देती है। लद्दाख के हालात को इसी नजरिए से देखिए। वहां की जनता सड़क पर है, लेकिन क्या उनकी आवाज इतनी ताकतवर है कि संस्थाएं उन्हें सुने? या फिर सिस्टम इस तरह बना है कि असली ताकत सिर्फ एक छोटे कोलिशन के पास है? यही टकराव असल में यह तय करता है कि लद्दाख को न्याय मिलेगा या उसकी आवाज दबा दी जाएगी। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, जब सत्ता और सर्वाइवल का खेल युद्ध
और शांति जैसे बड़े फैसलों तक पहुंचता है, तब हालात कैसे बदलते हैं। चैप्टर 5, इंस्टीट्यूशंस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब कहानी और गहरी होती है। 5वें चैप्टर में किताब बताती है कि किसी देश की अमन चैन और खुशहाली सीधा सीधा उसके राजनीतिक सिस्टम पर टिकी होती है। अगर संस्थाएं ऐसी हों जो नेता को जनता की जरूरतें सुनने पर मजबूर करें, तो वहां स्थिरता भी रहती है और तरक्की भी। जरा सोचिए, जहां कोलिशन बड़ा है, मतलब लोकतंत्र जैसा सिस्टम, वहां नेता को पता है कि अगर वो जनता की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं करेगा तो अगला चुनाव वो हार जाएगा। इसलिए ऐसे देशों में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों में निवेश ज्यादा होता है। और जब लोग महसूस करते हैं कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, तो गुस्सा कम होता है और देश में शांति बनी रहती है। इसके उलट, जहां कोलिशन छोटा है, जैसे किसी तानाशाह का राज, वहां अमन चैन अक्सर ऊपर ऊपर का दिखावा होती है। नेता जनता के लिए काम करने की बजाय अपने खास लोगों को खुश करता है। इससे जनता के भीतर गुस्सा दबा तो रहता है, लेकिन फटने का डर हमेशा बना रहता है। ये अस्थिरता कभी दंगे के रूप में, कभी बगावत के रूप में बाहर निकलती है। लद्दाख के मौजूदा हालात इसी थ्योरी का सजीव उदाहरण है। अगर सरकार वहां के लोगों को सुनकर सही कदम उठाती है, तो शांति बनी रह सकती है और इलाका तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर उनकी आवाज लगातार दबाई गई, तो असंतोष बढ़ेगा और स्थिरता खतरे में पड़ेगी। यही दिखाता है कि संस्थाओं का डिजाइन किस हद तक किसी जगह की किस्मत तय करता है। लेकिन अब सवाल और भी बड़ा है। जब किसी नेता के सामने अमन बनाए रखने और जंग छेड़ने का चुनाव आता है, तो कोलिशन का साइज उसके फैसले को किस तरह बदल देता है। चैप्टर 6, वॉर, पीस एंड कोलिशन साइज। छठे चैप्टर में किताब का लहजा और भी कड़ा हो जाता है। यहां साफ कहा गया है कि जंग या शांति का फैसला भी सिर्फ देश की सुरक्षा से नहीं, बल्कि सत्ता बचाने की राजनीति से जुड़ा होता है। अगर किसी नेता का कोलिशन छोटा है, तो उसे जनता की परेशानियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नेता अक्सर जंग छेड़ देते हैं ताकि ध्यान जनता की समस्याओं से हट जाए और उनके छोटे से खास ग्रुप को नए फायदे मिले, जैसे हथियारों के सौदे, नए इलाकों पर कब्जा या अपने समर्थकों को लूट का माल देना। दूसरी तरफ, बड़े कोलिशन वाले लोकतंत्र में जंग का फैसला इतना आसान नहीं होता। यहां जनता बड़ी संख्या में शामिल होती है और उसे जंग के नुकसान, जैसे सैनिकों की मौत, आर्थिक नुकसान की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए ऐसे सिस्टम में नेता तभी जंग छेड़ते हैं जब उन्हें यकीन हो कि नतीजा जनता को भी फायदा देगा, वरना जनता नाराज होकर उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। ये बात हमें बार बार दुनिया की मिसालों में दिखी है। तानाशाह अपने राज बचाने के लिए अचानक सीमा पर टकराव खड़ा कर देते हैं, जबकि लोकतंत्रों में जंग छेड़ने से पहले लंबी बहस और जनता की राय पर ध्यान दिया जाता है। लद्दाख का हाल भी कहीं न कहीं इसी सोच से जुड़ता है। अगर लोगों की आवाज को लगातार दबाया गया, तो सीमा पर हलचल या अशांति को मुद्दा बनाकर हालात को घुमाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात में सत्ता के खेल का असली शिकार कौन बनता है, नेता, जनता या पूरा देश? और यहीं से किताब हमें अगले मोड़ पर ले जाती है, जहां असली सवाल खड़ा होता है। आखिर किसी नेता का टिके रहना कितना लंबा चल सकता है और वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए किन किन हथकंडों का सहारा लेता है। चैप्टर 7, पॉलिटिकल सर्वाइवल। अब तक हमने देखा कि नेता शांति, जंग और तरक्की से जुड़े फैसले कोलिशन के साइज के हिसाब से लेते हैं। लेकिन 7वें चैप्टर में किताब सीधे उस सवाल पर आती है जिससे इसका नाम जुड़ा है। नेता अपनी सत्ता कितने समय तक बचा सकता है? राजनीति में सर्वाइवल सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका होता है कि नेता किस हद तक अपने विनिंग कोलिशन को खुश रख पाता है। तानाशाही में जहां कोलिशन छोटा होता है, सर्वाइवल अक्सर लंबा चलता है। वजह यह कि नेता अपने कुछ खास समर्थकों को इतना फायदा पहुंचा देता है कि वो लोग उसे गिराने के बजाय बचाने में लग जाते हैं। जनता भले ही नाराज हो,
पर उनकी नाराजगी सत्ता तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन लोकतंत्र में खेल उल्टा है। यहाँ कॉलिशन इतना बड़ा होता है कि हर किसी को पर्सनल फायदा देना नामुमकिन है। इसलिए सर्वाइवल जनता की कलेक्टिव खुशी पर टिका होता है। नेता को बार बार साबित करना पड़ता है कि वो मेजॉरिटी के लिए काम कर रहा है, और अगर जनता असंतुष्ट हुई तो चुनाव के जरिए उसे बाहर कर देती है। ये फर्क हमें कई देशों में साफ दिखता है। अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में तानाशाह दशकों तक टिके रहते हैं, जबकि लोकतंत्र में सत्ता का बदलना आम बात है। भारत जैसे देश में जनता नाराज होते ही सरकार बदल देती है, लेकिन उत्तर कोरिया जैसा देश लीजिए, वहां सत्ता दशकों तक एक ही परिवार के हाथ में रहती है। लद्दाख के हालात इसी लेंस से देखें तो एक बात साफ है, अगर वहां की जनता की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया तो ये असंतोष लंबे समय तक दबा रहेगा या फट पड़ेगा। ये इस बात पर टिका है कि कॉलिशन कितना बड़ा या छोटा है। नेता के लिए ये सर्वाइवल का सवाल है। वो टिकेगा जनता के सहारे या सिर्फ अपने छोटे ग्रुप के दम पर। लेकिन यहां एक और पेच है, क्या नेता सिर्फ हालात के हिसाब से सर्वाइवल करता है, या फिर कभी कभी खुद इंस्टीट्यूशंस बदलकर अपने सर्वाइवल को और पक्का भी कर लेता है। चैप्टर 8 इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस, चेंज फ्रॉम विद इन। 8वें चैप्टर में किताब बताती है कि नेता सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के गुलाम नहीं होते। कई बार वो खुद इंस्टीट्यूशंस को बदलकर अपने लिए अनुकूल माहौल बना लेते हैं। सोचिए, अगर किसी नेता को लगे कि मौजूदा सिस्टम में उसका सर्वाइवल मुश्किल है, तो वो क्या करेगा? या तो वो नियम तोड़ देगा या फिर नियमों को ही बदल देगा। यही कारण है कि दुनिया में कई बार संविधान में बदलाव किए जाते हैं, चुनावी कानूनों में फेरबदल होता है या नई संस्थाएं खड़ी कर दी जाती है। असली मकसद होता है सत्ता को और लंबा खींचना। उदाहरण के लिए, कई देशों में नेता ने राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा हटा दी ताकि वो बार बार चुनाव लड़ सकें। कहीं कहीं विपक्ष को ही कमजोर करने के लिए चुनावी नियम ऐसे बनाए जाते हैं कि मुकाबला सिर्फ नाम का रह जाए। और कई बार मीडिया और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया जाता है ताकि कोई सवाल ही न उठा सके। ये सब इसलिए होता है क्योंकि नेता जानता है अगर इंस्टीट्यूशंस उसके खिलाफ है तो सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन अगर वही इंस्टीट्यूशंस उसके काबू में है तो कुर्सी सालों तक सुरक्षित रह सकती है। लद्दाख के आंदोलन को इसी नजरिए से देखिए। अगर वहां के लोगों की आवाज दबाने के लिए संस्थाओं जैसे पुलिस, प्रशासन या कानून का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये साफ इशारा है कि इंस्टीट्यूशंस का ढांचा बदला जा रहा है ताकि सत्ता सुरक्षित रहे। सवाल यह है कि क्या इंस्टीट्यूशंस जनता की सेवा करेंगे या नेता की कुर्सी की सुरक्षा? और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। जब सत्ता के लिए इंस्टीट्यूशंस बदलने से भी काम न चले, तब नेता का असली इम्तिहान बाहर से आता है। चैप्टर 9 द एनिमी आउटसाइड एंड विद इन, वॉर एंड चेंजेस ऑफ लीडर्स एंड रेजीम्स। 9वें चैप्टर में किताब बताती है कि नेताओं की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ जनता या अपने कॉलिशन तक सीमित नहीं होती। कई बार खतरा बाहर से आता है, किसी पड़ोसी देश से, और कई बार भीतर से, यानी उसी सिस्टम के अंदर बैठे लोगों से। जब दुश्मन बाहर होता है तो नेता अक्सर राष्ट्रवाद का कार्ड खेलता है। जनता को ये एहसास दिलाता है कि बाहरी दुश्मन के सामने हमें एकजुट होना है। इससे जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से हटकर जंग और सुरक्षा की तरफ चला जाता है। कई बार ये तरीका नेता की कुर्सी बचाने का सबसे आसान रास्ता बन जाता है, लेकिन अंदर का दुश्मन और भी खतरनाक होता है। ये दुश्मन वही लोग होते हैं जो कभी नेता के सबसे करीब रहे हों। कोalition के भीतर से बगावत उठे तो सत्ता डगमगा जाती है। हमने इसे कई बार देखा है। महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में सरकारें गिरी क्योंकि कोalition के भीतर ही दरार पड़ गई। नेता चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, अगर कोalition में भरोसा टूट जाए तो उसकी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाता है। लद्दाख के आंदोलन को इसी फ्रेम में देखें तो तस्वीर और साफ होती है। यहां बाहर का दुश्मन तो नहीं, लेकिन भीतर से उठ रही आवाजें लगातार सत्ता को चुनौती दे रही है।
ये आवाजें अगर कोलिशन तक पहुंच गई तो सत्ता का संतुलन हिल सकता है, और अगर सत्ता इसे दबाने के लिए बाहर का दुश्मन दिखाने की कोशिश करे तो सवाल उठता है, क्या जनता अब भी उस नैरेटिव पर भरोसा करेगी? ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी बचाने की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को हिला देने की होती है। और यहीं से किताब हमें आखिरी पड़ाव पर ले जाती है, जहां सवाल उठता है, क्या राजनीति का ये खेल सिर्फ जंग और सर्वाइवल तक सीमित है, या फिर इसमें अमन और तरक्की की गुंजाइश भी है? चैप्टर 10, प्रमोटिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, 10वां और आखिरी चैप्टर किताब का सबसे उम्मीद भरा हिस्सा है। यहां लेखक बताते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता बचाने का खेल नहीं होना चाहिए, इसे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया भी बनाया जा सकता है। असल तरक्की तब होती है जब इंस्टीट्यूशंस ऐसे हों कि नेता का सर्वाइवल जनता की भलाई से जुड़ जाए। यानी अगर नेता को कुर्सी बचानी है तो उसे जनता के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें और रोजगार बनाना ही पड़े। तभी शांति भी कायम रहती है और तरक्की भी होती है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां नेता की कुर्सी जनता की खुशी पर टिकी होती है। अगर जनता खुश नहीं तो नेता सत्ता में नहीं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों, मीडिया आजाद हो और न्यायपालिका निष्पक्ष हो। वरना नेता इंस्टीट्यूशंस को काबू में लेकर सत्ता को अपनी जागीर बना लेता है। लद्दाख जैसे आंदोलनों की असली अहमियत यही है। ये याद दिलाते हैं कि जनता की आवाज को अनसुना करके शांति और तरक्की मुमकिन नहीं। अगर लोगों की बात सुनी जाए तो न सिर्फ उनकी नाराजगी कम होगी, बल्कि पूरे सिस्टम में भरोसा भी बढ़ेगा। और जब भरोसा होता है तभी अमन और विकास संभव होता है। किताब का आखिरी संदेश यही है, सत्ता का खेल चाहे कितना भी पेचीदा क्यों न हो, अगर इंस्टीट्यूशंस सही दिशा में बनाए जाए और जनता की भलाई को सर्वाइवल से जोड़ दिया जाए तो राजनीति विनाश का नहीं, बल्कि तरक्की और अमन का जरिया बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप चाहते हैं कि हम देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे प्रोटेस्ट और मुद्दों को कैसे देखें, सरकार की नजर से, विपक्ष की नजर से या आम आदमी की नजर से।